नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत इकाई 8 हम पढ़ रहे हैं। इकाई 8 में है काव्यशास्त्र। दो भागों में बटा हुआ है, एक भारतीय काव्यशास्त्र, दूसरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र हमारा हो चुका है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी लगभग हो चुका है। इसके अंतर्गत टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिकता और परंपरा का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इसके रिसर्च करने के दौरान इंटरनेट से महेश कुमार जी बघेला, डॉक्टर महेश कुमार जी बघेला हिंदी के प्रोफेसर हैं गुजरात में, उनका रिसर्च पेपर प्राप्त हुआ और उसे पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो सरल भाषा में है। आसानी से हमें इन सब चीज़ों इसके बारे में, एलियट के बारे में पता चल जाएगा। उनके जो दो सिद्धांत हैं वो हमें अच्छे से पता चल जाएंगे, उनकी किताबों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ लेते हैं। कवि और आलोचक की दृष्टि से एलियट का महत्व आधुनिक साहित्य में महत्वपूर्ण रहा है। वह जितने बड़े आलोचक थे उतने ही बड़े कवि भी। अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने एक नया युग स्थापित किया था। साहित्य संबंधित महत्व के प्रश्नों पर नए सिरे से विचार किया था। 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में एलियट का महत्वपूर्ण स्थान रहा। एलियट मूलतः कवि थे। अपने साहित्य चिंतन को उन्होंने वर्कशॉप क्रिटिसिज्म कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य चिंतन को उन्होंने वर्कशॉप क्रिटिसिज्म कहा था। एलियट के आलोचनात्मक विचारों का पहला महत्वपूर्ण निबंध परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा नामक पुस्तक सन 1919 में प्रकाशित हुई थी। पहली किताब थी परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। 1919 में प्रकाशित हुई थी। इसी क्रम में दो निबंध द परफेक्ट क्रिटिक और इम्परफेक्ट क्रिटिक प्रकाशित हुई थी। यह सारे निबंध 1920 में एलियट की पुस्तक द सेक्रेड वर्ल्ड में संकलित हैं। पहली किताब है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, दूसरी किताब है द सेक्रेड वर्ल्ड 1920, और वास्तविक ख्याति इनको इनकी तीसरी किताब द वेस्टलैंड से प्राप्त हुई। तीसरी किताब इनकी द वेस्टलैंड है। पहली है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, दूसरी है द सेक्रेड वर्ल्ड, तीसरी है द वेस्टलैंड। एलियट पर एजरा पाउंड फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि का प्रभाव देखा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। एजरा पाउंड फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि थे। उनका प्रभाव एलियट पर पड़ा है। समीक्षा के क्षेत्र में एलियट के विचारों ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी। उनके विचारों ने पाश्चात्य समीक्षा को झकझोर कर रख दिया। उनके विचार विवादास्पद भी रहे। टी.एस. एलियट कवि और आलोचक दोनों ही रूपों में आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में विख्यात हैं। अपने आलोचनात्मक निबंधों में इन्होंने जिन काव्यगत विशेषताओं और सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उन्हीं को अपने काव्य का व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। अंग्रेजी साहित्य में चले आ रहे स्वच्छंदतावाद का खंडन करते हुए क्लासिकल मत का इन्होंने प्रतिपादन किया। और अब इसको डिटेल में और पढ़ लेते हैं। टी.एस. एलियट नोबेल पुरस्कार विजेता, इनके बारे में है। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था तथा आधुनिक युग के महानतम अंग्रेजी आलोचक, नाट्यकार और कवि थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस, मिसौरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके पिता हेनरी वेयर एलियट एक उच्च शिक्षित बैंक मैनेजर थे, जबकि माँ चार्लोट चैम्बरलेन एक उच्च शिक्षित महिला थी। टी.एस. एलियट का मूल शिक्षा अमेरिका में हुई थी, जहां वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री प्राप्त करते हुए इतिहास, संस्कृत और फिलॉसफी के विशेषज्ञ हो गए थे। 1905 में टी.एस. एलियट अंग्रेजी में शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी इन्होंने शोधकर्ता की डिग्री प्राप्त की। इंग्लैंड में एक अधिकृत नौकरी स्वीकार कर ली, फिर बाद में इंग्लैंड में ही स्थायी रूप से रहने लगे। कवि और आलोचक की दृष्टि से एलियट का महत्व आधुनिक साहित्य में सर्वमान्य रहा है। वह जितने बड़े आलोचक थे उतने ही बड़े कवि थे।
अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में जैसे उन्होंने एक नया युग स्थापित किया है, यह हम पढ़ चुके हैं मुख्य वाक्य में। इनकी किताब को फिर से हम पढ़ लेते हैं। पहली किताब थी परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा 1919 में। इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। दूसरी किताब थी द सेक्रेड वर्ल्ड 1920 में। इसके अंतर्गत 2 निबंध मुख्य रूप से याद करिएगा, द परफेक्ट क्रिटिक और इम्परफेक्ट क्रिटिक। तीसरी किताब थी द वेस्टलैंड। समीक्षा के क्षेत्र में इलियट के विचारों ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी और इन्होंने स्वच्छंदतावाद का खंडन करते हुए क्लासिकल मत का ही प्रतिपादन किया। अब निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या है, यह पढ़ लेते हैं। इलियट ने साहित्य के प्रमुख 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, एक तो परंपरा और दूसरा निर्व्यक्तिकता। तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत अपने भीतर भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है, बहुत महत्वपूर्ण है। इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत अपने भीतर रस सिद्धांत, जो कि भारतीय रस परंपरा का सिद्धांत है, के साधारणीकरण को समेटे हुए, जिसमें कलाकार, नाटककार और अभिनेता के कौशल से व्यक्तिगत भाव सामान्य सर्वसाधारण के भाव में बदल जाते हैं। कौन सा है ये निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत? इसमें क्या होता है, कलाकार, अभिनेता के कौशल से व्यक्तिगत भाव सामान्य सर्वसाधारण के भाव में बदल जाते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने इसे मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण कहा है। टी.एस. एलियट का मानना था कि कवि को वैज्ञानिक के समान इम्पर्सनल होना चाहिए। इम्पर्सनल मतलब निर्व्यक्तिक होना चाहिए। एलियट का यह सिद्धांत उनके परंपरा व इतिहास बोध के सिद्धांत का विरोधी नहीं है, पर उसी का विकास क्रम है। परंपरा का कोई विरोधी नहीं है, इतिहास बोध के सिद्धांत भी दिया है, वो उसका कोई विरोधी नहीं है, वो उसका विकास क्रम है, ये उन्होंने कहा है। कौन सा? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। एलियट का मत है कि कवि अतीत की परंपरा को अर्जित करके उसे आधुनिक बोध के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित और विकसित करता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कवि अतीत की परंपरा को अर्जित करके उसे आधुनिक बोध के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित और विकसित करता है। इस क्रम में वह अपने व्यक्तित्व को उसके प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है। इस स्थिति में कविता निजी और या व्यक्तिगत भाव प्रकाशन न होकर सार्वभौमिक हो जाती है। जब हम कोई कविता रचते हैं तो हम अपने लिए नहीं रचते, एक पूरे सामाजिक दायरे के लिए रचते हैं, जिसमें हमारी निर्व्यक्तिकता झलकती है। और जो कविता का निजी भाव है, व्यक्तिगत भाव है, वह सार्वभौमिक हो जाता है। जब सबके सामने आता है तो सभी उसको महसूस करते हैं, तो वह एक सार्वभौमिक भाव हो जाता है। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कक्ष में यदि प्लेटिनम का तार रख दिया जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फर एसिड बन जाता है, लेकिन प्लेटिनम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना एसिड में प्लेटिनम का कोई चिन्ह दिखाई देता है। तो कवि का मन भी प्लेटिनम का तार है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उदाहरण का भी याद रख लीजिएगा, उन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि निर्व्यक्तिक होने के लिए हम प्लेटिनम का तार जैसा मन रखना पड़ेगा हमें, और या फिर हो जाता है हमारा ऐसा मन। व्यक्तिगत भावों की कला अभिव्यक्ति नहीं है। कवि के पास अभिव्यक्त करने के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं होता, एक विशिष्ट माध्यम होता है, कोई व्यक्तित्व नहीं। कवि के पास केवल माध्यम होता है, खुद का व्यक्तित्व नहीं होता। और अगर ऐसा होता है उसकी रचना में खुद का व्यक्तित्व झलके तो वह कवि नहीं है। व्यक्तित्व और माध्यम शब्दों से ही व्यक्ति और निर्व्यक्ति कविता का अंतर स्पष्ट है। जिस तरह सृष्टि का कर्ता ईश्वर है किंतु वह दिखाई नहीं देता, उसी तरह कवि कविता की रचना अवश्य करता है किंतु वह पूरी रचना में नहीं दिखाई देता। कवि में अपनी सृष्टि में विलुप्त होने की योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। कवि अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को
इस प्रकार ग्रहण करता है कि वह अनुभूतियाँ उसकी निजी अनुभूतियाँ प्रतीत होती हैं। आपने देखा ही होगा, जो कोई रचनाकार होते हैं, कवि होते हैं, नाटककार होते हैं, वो आपने समाज से ही चीज़ें ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वो प्रस्तुत करते हैं कविता या नाटक में, तब कोई दूसरी विधा में, तो उसमें उनका समाज भी नहीं दिखता, ना खुद दिखते हैं वो, लेकिन समाज में ऐसी चीज़ें प्रस्तुत कर देते हैं जिसमें वो सार्वभौमिक सत्य की तरह प्रतीत होता है। तो उसकी निजी अनुभूतियाँ प्रतीत होती हैं, लगता भी है जब हम प्रस्तुत करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो। फिर किंतु अनुभूतियों को वह इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है कि वह सभी को ग्राह्य होती, वो किसी एक की अनुभूति नहीं होती। कई बार हम पिक्चर फिल्म देखने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो कहानी हमारी ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई एक व्यक्ति की कहानी होती, वो एक प्रस्तुतकर्ता जो कवि है, लेखक है, उसकी साधारणीकरण की क्रिया कहलाती है, निर्व्यक्तिकता की क्रिया कहलाती है। यही यहाँ समझाने का प्रयास है। यह विचार भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। कौन सा विचार व्यक्त कर रहा है? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत विचार व्यक्त कर रहा है। इलियट ने दो प्रकार से निर्व्यक्तिकता स्वीकार की है, एक तो प्राकृतिक और दूसरी विशिष्ट। दो प्रकार की निर्व्यक्तिकता इलियट की हैं, इलियट ने प्रस्तुत की हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरी विशिष्ट। इलियट साहित्य की रचना के तीन गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं: मस्तिष्क की प्रौढ़ता, शील प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता। मस्तिष्क की प्रौढ़ता, शील प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता। इलियट के अनुसार मस्तिष्क की प्रौढ़ता की प्राप्ति के लिए कवि को सभ्य जातियों के सांस्कृतिक विकास और सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। मस्तिष्क की प्रौढ़ता के लिए सभ्य जातियों की सांस्कृतिक विकास और सभ्यता का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात उसे अतीत का ज्ञान होना चाहिए। ये पूछा जाता है, 3-4 पॉइंट दे देंगे कि क्या क्या होना चाहिए निर्व्यक्तिकता के अंतर्गत, तो वह हमें बताएंगे कि अतीत का ज्ञान होना चाहिए। शील प्रौढ़ता से तात्पर्य है चरित्र निर्माण होना चाहिए, जबकि भाषा की प्रौढ़ता से उच्च भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट दे देंगे: अतीत का ज्ञान, चरित्र निर्माण और उच्च भाषा का ज्ञान। भाषा की प्रौढ़ता, शील प्रौढ़ता और मस्तिष्क की प्रौढ़ता, ये तीनों पॉइंट भी दे सकते हैं और ये तीनों पॉइंट भी दे सकते हैं। ऐसा प्रश्न बना के दे सकते हैं और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। इलियट ने कविता के 3 स्वर नामक भाषण में काव्य के 3 स्वर माने हैं। इन्होंने भाषण भी दिया था, कविता के 3 स्वर, भाषण के काव्य के 3 स्वर माने हैं इन्होंने। प्रथम स्वर वह है जिसमें कवि स्वयं से बात करता है, द्वितीय स्वर वह है जो श्रोताओं से बात करता है, तृतीय स्वर वह है जो स्वयं ना बोलकर अपने पात्रों के माध्यम से बोलता है। पहला खुद से बात करता है, दूसरा श्रोताओं से बात करता है, फिर पात्रों के माध्यम से बोलने लगता है। प्रथम प्रकार के स्वर में कवि का लक्ष्य अपने भार से छुटकारा पाना है, क्योंकि बिना कहे वह रह नहीं सकता। कब जो रचनाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जब उनके अंदर कोई भाव आता है तो एकदम से उनके अंदर एक प्रकार का बेचैनी या भार कह लें आप, होता ही है, तो वह लिखने का प्रयास बहुत जल्दी करते हैं जिससे वह छुटकारा पा लें उस विचार से। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, याद रखिएगा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य पर बल दिया है। इलियट ने, रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार क्या किया है इलियट ने? निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत में आत्मनिष्ठ नहीं हुए, वस्तुनिष्ठ साहित्य पर बल दिया है उन्होंने। याद रखिएगा। परंपरा विषयक सिद्धांत क्या रहा? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत हो गया, परंपरा का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। परंपरा से इतिहास का बोध होता है। परंपरा अतीत की सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। परंपरा हमारे हृदय में जाति, समाज
देश साहित्य के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न करती है। साहित्यकार की दो भूमिका होती हैं, वह परंपरा से कुछ लेता है और परंपरा को कुछ देता भी है, क्योंकि आगे भी ये चीज़ें परंपरा के रूप में देखी जाती हैं। पहले तो साहित्यकार की दो भूमिकाएं होती हैं, परंपरा से कुछ लेता है, परंपरा को कुछ देता है। कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता। परंपरा रचनाकार की रचना को प्रभावित करती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। परंपरा रचनाकार की रचना को प्रभावित करती है और कोई भी कलाकार या रचनाकार परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता। प्रत्येक युग का साहित्य अपनी परंपराओं से प्रभावित रहता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। हिंदी साहित्य में यह प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है कि किसने कहा है। यहाँ भी आपको निकल के आया है, रामचंद्र शुक्ल का यह वाक्य याद रखिएगा। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब को परंपरा से जोड़ सकते हैं। चित्तवृत्ति के संचित प्रतिबिंब को परंपरा से जोड़ सकते हैं। एलियट का मत है कि परंपरा का संबंध संस्कृति से होता है। संस्कृति में किसी जाति या समुदाय के जीवन, कला, दर्शन, साहित्य आदि के उत्कृष्ट अंश होते हैं। वस्तुतः अतीत के आलोक में ही वर्तमान के स्वरूप का सम्यक अध्ययन किया जा सकता है। एलियट ने परंपरा का व्यापक अर्थ दिया है। उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति परंपरा के साथ जन्म नहीं लेता, उसे सायास ग्रहण करना पड़ता है। यह भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति परंपरा के साथ जन्म नहीं लेता, उसे वह सायास ग्रहण करना पड़ता है। उसकी सिद्धि के लिए मेहनत जरूरी है। यह लेखक को उसके समय, स्थान और समकालीनता का परिचय भी देती है। कोई भी कवि या कलाकार अपने अकेले अपना कोई अर्थ नहीं रखता है। परंपरा से एलियट का मतलब इतिहास बोध से है। याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। परंपरा से एलियट का क्या मतलब है, तो वह इतिहास मत से है। परंपरा बहुत का दूसरा इतिहास भावना नाम है। दूसरा नाम जो है इतिहास की भावना नाम है, जिसमें अतीत का नहीं उसकी वर्तमान का ज्ञान भी समाविष्ट होता है। अर्थात कोई कृति जिस समय में लिखी गई है और आज जिस माहौल में वह पढ़ी जा रही है, उसके अलग अलग किंतु समांतर युगबोध ही इतिहास बोध हैं। जैसे तुलसीदास को पढ़ते हुए उनके समय और समाज की संवेदनशीलता, रचनाशीलता और आज के समय और समाज के देश कालगत सापेक्ष भिन्नता की अलग अलग किंतु पारस्परिक अंतर संबंध की पहचान ही इतिहास बोध है। जैसे कि अब यहाँ तुलसीदास जी का रामचरितमानस को उदाहरण देख लें कि 1500 के आसपास, 1600 के आसपास ईस्वी के उन्होंने ये रचना लिखी थी। 1631 संवत में प्रारंभ हुई थी और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। उस समय के दौरान जो घटित हुआ वह भी आज हम उनकी दोहे चौपाइयों में देख लेते हैं। यही इतिहास बोध की पारस्परिक संबंध भी होता है, दिखाई भी देता है कि भिन्नता होने पर भी कुछ ना कुछ साम्य दिखाई दे जाता है। जैसे आईने चेहरे के बहुत करीब हो तो चेहरा दिखाई नहीं देगा, पर बहुत दूर हो तो भी वह दिखाई नहीं देगा। परंपरा का अभिप्राय अंधानुकरण नहीं है। यदि परंपरा अंधानुकरण हो जाए तो उस परंपरा को ग्रहण करना उपयुक्त नहीं होता। अब तो उसकी तुलना में नव्यता और नूतनता ही उपयुक्त होती है। परंपरा की यह अवधारणा एलियट ने प्रस्तावित की, किंतु भारतीय परिदृश्य में भी परंपरा कोई जड़गत वस्तु नहीं है। हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी परंपरा को गतिशील प्रक्रिया माना है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को किस प्रक्रिया के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार परंपरा का शब्दार्थ है एक का दूसरे को और दूसरे का तीसरे को दिए जाने वाला क्रम। परंपरा यही होती है। सबसे आसान परिभाषा यही समझ लीजिए, एक का दूसरे को और दूसरे का तीसरे को दिए जाने वाला क्रम परंपरा है। और इसमें एक शब्द और लिख लीजिएगा, याद करने के लिए अच्छे से रहेगा, पीढ़ीगत।
परंपरा जीवंत प्रक्रिया है और जो अपने परिवेश के संग्रह त्याग की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर क्रियाशील रहती है। कभी कभी इसे गलत ढंग से अतीत के सभी आचार विचारों का बोधक मान लिया जाता है। अब ये फिर से पढ़ने लायक एक वाक्य हो गया है, इसे हम याद कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? परंपरा का शब्दार्थ है एक का दूसरे को और दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। परंपरा जीवंत प्रक्रिया है, अपने परिवेश के संग्रह त्याग की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर क्रियाशील रहती है। कभी कभी इसे गलत ढंग से अतीत के सभी विचारों को बोधक मान लिया जाता है। द्विवेदी जी के इस कथन का अभिप्राय यह है कि परंपरा एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। क्या परंपरा, इसे प्राचीनता का पर्याय नहीं माना जा सकता। यह जड़ और निष्क्रिय तत्व भी नहीं है, अपितु इसमें एक प्रभाव मान्यता भी होती है। इलियट की परंपरा की अवधारणा इससे भिन्न नहीं है। निष्कर्ष क्या है? 20वीं सदी के साहित्यिक आलोचना में इलियट ने साहित्यिक समीक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। परंपरा सिद्धांत में परंपरा से इलियट का मतलब इतिहास बोध से है। यही पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि परंपरा से इलियट का मतलब क्या था, अर्थ क्या था? इतिहास बोध से था। परंपरा का दूसरा नाम इतिहास भाव नाम है, जिसमें अतीत का नहीं वर्तमानता का ज्ञान भी समाविष्ट है, अकेले अतीत का नहीं। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत में एलियट ने आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य के महत्व को प्रदान किया है। एक नए कला को निवृत्ति घोषित किया है। उसके अनुसार काव्य रचना में कवि का मानस केवल माध्यम है। एलियट के अधिकांश मत भारतीय काव्यशास्त्री मतों विशेषता रस सिद्धांत से मेल खाते हैं। ये पूरा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं आपके आराम से। इलियट का परंपरा का मतलब क्या होता है? इतिहास बोध पहला प्रश्न। दूसरा भाव है, दूसरा इतिहास भाव नाम है। परंपरा बोध से इतिहास भाव है, अतीत का नहीं वर्तमानता का ज्ञान भी समाविष्ट होना चाहिए। निर्व्यक्तिकता में क्या बोले हैं वो? आत्मनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ ज्ञान साहित्य को महत्व दिया है। फिर उसके बाद में नए कला को निवृत्ति घोषित किया है। क्या किया है? एक नए कला को निवृत्ति घोषित करने के अनुसार, उनके अनुसार काव्य रचना में कवि का मानस केवल माध्यम है। इलियट के अधिकांश मत भारतीय काव्यशास्त्रीय मतों विशेषता रस सिद्धांत से मेल खाते हैं। तो यह था मित्रों हमारे इलियट का परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल भाषा में लिखा है बघेला जी ने भी, तो इसलिए और मैंने इसको उठा के पढ़ाया आपको। हम आज दोनों मिल के, मतलब आपस में मिल के ये चीज़ें समझें, जिससे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। किसी ने भी लिखा हो, साहित्य साहित्य होता है, किसी XYZ की बातें नहीं करना है, हमें चीज़ें समझनी आनी चाहिए, तो जो कि हमें शायद समझ में आ गई हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।